will write their base ratio. So इसमें लिख लेना, it is the ratio of AT and CG base pairs. It is the ratio of AT and CG base pairs. और बच्चों ये बेस रेशियो जो है ये आप लोग याद रख लेना, ये AT बेस पेयर होगा और डिवाइड बाय CG बेस पेयर होगा या GC बेस पेयर होगा। और इस रेशियो को हम लोग कहते हैं बेस रेशियो। अब जरा आप लोग बता दो, बड़ा सिंपल सा मैथ्स है। अब बताओ अगर 80 बेस पेयर ज्यादा होगा एक डीएनए में तो क्या डिनोमिनेटर क्या रेशियो मोर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा? अगर ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, सीजी बेस पेयर ज्यादा होगा, अगर सीजी बेस पेयर ज्यादा होगा क्या रेशियो कम आएगा या रेशियो मोर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा? लेस देन 1। लेस देन 1। और अगर 80 बेस पेयर ज्यादा होगा रेशियो क्या आएगा? ग्रेटर देन। तो अब आप इसमें लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, बेस रेशियो can be less than 1. Less than 1 if CG base pairs will be more than 80 base pairs. More than 80 base pairs. So this DNA is called as CG type DNA. CG type DNA और एग्जाम्पल जो है लिख लेना यहाँ में प्रोकैरियोटिक DNA। So देखो in eukaryotes 80 type DNA is present. 80 type DNA is present as 80 base pairs are more than CG base pairs. In eukaryotes, 80 type DNA is present as 80 base pairs are more than CG base pairs. Is this clear? अब बता दो बच्चों, ह्यूमन का डीएनए का बेस रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? ग्रेटर देन 1। वेरी गुड। देखो ह्यूमन डीएनए हैज बेस रेशियो ऑफ 1.4। मींस हम लोगों का डीएनए जो है वो 80 टाइप डीएनए। सो दिस वाज रिगार्डिंग द बेस रेशियो। तो अगर हम लोग का डीएनए में हमेशा याद रख लेना 80 बेस पेयर ज्यादा होता है ऐसे, लेकिन प्रोकैरियोट में सीजी बेस पेयर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 80 बेस। तो उनका डीएनए सीजी टाइप डीएनए और हम लोगों का डीएनए 80 टाइप डीएनए और हम लोग का बेस रेशियो जो है वो 1.4 होता है। तो
अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग कर लेना वहां में चेरगाफ्स रूल। चेरगाफ्स रूल, तो इसमें लिख लेना इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, in a double-stranded DNA, the sum of purines is equal to sum of pyrimidines. तो बच्चों चरगाफ के हिसाब से जो प्यूरिन का सम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द pyrimidines. Are you done with this? No, sir. तो अब देख लो आप यहाँ में, अगर आप लोगों को याद होगा जो प्यूरिन डीएनए के अंदर हो सकता है वो एडेनिन हो सकता है और वो गुआनिन हो सकता है, और बच्चों जो पायरिमिडीन डीएनए के अंदर हो सकता है वो साइटोसिन होगा और या तो थायमिन होगा, और जो ये सम है प्यूरिन्स का और ये बराबर होता है पायरिमिडीन्स का, और बच्चों इसी को हम लोग चरगाफ स्वरूप कहते हैं। तो अब देखो आप यहाँ में अदर कंक्लूजन हम देख सकते हैं। अदर कंक्लूजन हम लोग या पहले आप लिख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चरगाफ स्वरूप is not applicable for single stranded DNA or single stranded RNA. बच्चों क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए में बेस पेयरिंग होगा? क्या सिंगल स्ट्रैंडेड No, sir. नहीं होगा ना, तो इसीलिए ये चरगाफ रूल जो है वो उनके लिए एप्लीकेबल। चरगाफ रूल उसमें पॉसिबल है जहां में दो स्ट्रैंड होगा, और डीएनए ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसीलिए उसमें चरगाफ रूल। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए है उसके लिए कभी भी चरगाफ रूल फॉलो नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप थोड़ा सा हम अदर कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हैं। तो वो अदर कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हैं यहाँ में कि जो AT बेस पेयर होगा या A/T रेशियो होगा, जहां पे A होगा, जरा ऑपोजिट में क्या होगा हमेशा, जहां A होगा ऑपोजिट में हमेशा क्या पेयर करेगा A के साथ? T। तो वो रेशियो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो अगर सपोज कहीं में C है उसके ऑपोजिट में हमेशा G होगा, और बच्चों वो जो है वो भी हम लोग कह सकते हैं वो 1 के बराबर है, या ऊपर वाला ही हमने जो ऊपर आपने दिया है कि A प्लस G, और अगर हम डिवाइड करेंगे C प्लस D से तो वो भी बराबर आएगा 1 के, मतलब जितना AG होगा उतना CT होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप बेस रेशियो इज स्पेसिफिक for a specific species. Base ratio is specific for a specific species, but base ratio is different to the base ratio is different between different species. Is different between different species. बच्चों अगर एक ई कोलाई है बैक्टीरिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा साल्मोनेला टाइफी, जरा बता दो क्या इस स्पेसीज का जो ये कोली है इधर और ये टाइफी है इधर, क्या इनका बेस रेशियो सेम होगा या बेस रेशियो डिफरेंट होगा?
डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, लेकिन जो विद इन द स्पीसीज होगा, कोली के अंदर सारे बैक्टीरिया का बेस रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सो बेस रेशियो इज स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए, बट बेस रेशियो इज डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, तो ये याद रखना। और जो भी नंबर ऑफ फॉस्फेट जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ शुगर्स। तो फिलहाल ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट कर देना, ये मेन इसका ये है, एडेनाइन सम ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द सम ऑफ पाइरिमिडिन्स। तो अब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो थोड़ा सा हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आर यू डन विद दिस? चलो अब देखो, राइट अ क्वेश्चन देयर। देखो, इफ इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, in a double stranded DNA, the percentage of cytosine is 10, or what will be the percentage of other base pairs, yeah, other bases. In a double stranded DNA, the percentage of cytosine is 10, full stop. What will be the percentage of other bases? क्या होगा? जो यहाँ में एडेनिन का जो परसेंटेज जो है वो दिया है 10%, एंड वी नो दैट अगर हम लोग सारे कितने डीएनए में कितने बेसेस होंगे टोटल, डीएनए में कितने बेसेस होंगे टोटल? अरे भाई, डीएनए में कितने तरह का बेसेस होगा टोटल? 4, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, और ये 4 होगा, तो सब चारों का कितना परसेंट होगा, वो होगा 100%। बट वी ऑल्सो नो दैट कि जो ए जो है वो बराबर होता है टी के, क्योंकि जहां ए होगा वहां टी भी होगा। तो अगर ए 10% है तो दैट मीन्स टी भी 10% होगा। तो फिलहाल तो ये एक क्वेश्चन हम लोग का आया। तो अब अगर ए के पास ए 10% है और टी भी 10% है, तो बच्चों सी प्लस जी जो है ये सारा मिलकर 100% होगा, और ये सी प्लस जी जो है इट विल बी 100% माइनस 20%, और वो होगा 80%। तो अब हमें पता है कि अगर C प्लस जी आया 80%, हम लोग ये भी जानते हैं कि C जो है वो बराबर होगा T के, और दैट मीन्स ये अगर दोनों 80 है तो हम लोग का देखेंगे कि 80/2, और दैट मीन्स वो 40%। सो इसीलिए A 10% होगा, T भी 10% होगा, और C और G अगर 80% है, मतलब ये दोनों एक होगा 40%, दूसरा होगा 40%। तो इसमें इतना सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपको करना है, A 10 T होगा 10, तो दैट मीन्स C प्लस G होगा 80%। 80 को डिवाइड करें 2 से तो वहां निकलेगा 40%। तो ये इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बता दूंगा, और देखो वो कैसे आप लोग करेंगे। सो इसमें लिख लेना, इन 100 बेस पेयर, in a 100 base pair double stranded DNA, the number of adenine is 10. Number of adenine is 10. What will be the number of other bases? जरा बच्चों करके बता दो ये क्या होगा, अब बाकी बेसिस का नंबर।
क्या होगा बाकी बेसिस का नंबर? अरे क्या होगा बाकी बेसिस का नंबर? Guanine 10. 1910। Cytosine 20. Thymine 20. कैसे किया आपने? एडेनिन 10 है, तो अगर एडेनिन 10 है तो ग्वानिन कैसे 10 आएगा? अरे अगर एडिन, आप लोग को मैंने बताया था ना भाई, इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेस पेयरिंग ऑकर्स। तो जहां में अगर ए होगा तो बच्चों ए के ऑपोजिट में क्या होगा? डी। सी के ऑपोजिट में क्या होगा? जी। जी से ऑपोजिट में क्या होगा? सी। टी के ऑपोजिट में क्या होगा? ए। और अब यहाँ में बता दो मुझे, सी अगर होगा तो यहाँ में क्या होगा? जी। अब बताओ, गिन लो यहाँ में कितने एडेनिन है इसमें? 10. ना एडेनिन देख लो कितना है इसमें, एक, दो। अब बताओ अगर एडेनिन दो है तो थाइमिन भी कितने होंगे? 2. दो ही होंगे। अब देख लो इसमें कितने साइटोसिन है? 2. एक, दो और तीन। अगर साइटोसिन तीन होंगे तो ग्वानिन भी कितने होंगे? 3. तीन। अब देख लो अगर हम चरकाफ रूल देखेंगे इसमें फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जरा अब बता दो मुझे, इस डीएनए में एडेनिन प्लस ग्वानिन किसके बराबर है? एडेनिन कितने हैं इसमें? तीन, है ना? और ग्वानिन कितने हैं इसमें? तीन, तो कितना होगा? 6। अब देख लो इसमें साइटोसिन प्लस जो है थाइमिन किसके बराबर होगा? साइटोसिन कितने हैं? तीन। थाइमिन कितने हैं? तीन के, तो क्या होगा? 6 के बराबर। तो वही कहता है कि चरगाफ रूल के सम ऑफ प्यूरिन इज इक्वल सम ऑफ पाइरिमिडिन्स। और लेकिन यहाँ पे ए अगर तीन होगा टी भी तीन होगा, अगर सी तीन होगा ये भी तीन होगा। तो अब बता दो मुझे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? माइक किसी का ऑन है वो बंद रखे प्लीज। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बताया एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैं आप लोगों को कहा कि 100 बेस पेयर है, 100 बेस पेयर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और ये 100 बेस पेयर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन मैंने आप लोगों को कहा कि ये 10 है। तो अब आप लोगों को थाइमीन ढूंढना है। तो अगर एडेनिन 10 है, जरा बता दो थाइमीन कितना होगा? 10। अब हमें क्या यहाँ पे सर्च करना है? सी। हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है? जी। अब बता दो मुझे इस डीएनए में कितना 100 कितना बेस पेयर है टोटल? 100. 100। जरा ये दोनों कितना बेस पेयर बनाएंगे? ये दोनों कितना बेस पेयर बनाएंगे? ये दोनों कितना बेस पेयर बनाएंगे? एडेनिन 10 और थाइमीन 10 कितना बेस पेयर बनाएंगे? 20. 20। अरे एडेनिन 10 और थाइमीन 10 भाई कितना बेस पेयर बनाएगा? एडेनिन 10 और थाइमीन 10 कितना बेस पेयर बनाएगा? अरे 10 ही बनाएगा ना भाई। यहाँ 10 एडेनिन है और कितने थाइमीन के साथ मिलेगा? 10 थाइमीन के साथ। तो जब 10 थाइमीन के साथ मिलेगा तो कितना बेस पेयर बनेगा? 10 बेस पेयर। अब बता दो मुझे टोटल बेस पेयर कितना पेंडिंग है? 90। तो अब बता दो मुझे थाइमीन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा? 90। और ये ग्वानिन जो है ये भी कितना होगा? 90। तो अब बता दो ये ग्वानिन 90 और साइटोसिन 90 ये कितने बेस पेयर बनाएंगे? 90 बेस पेयर। तो बच्चों 10 बेस पेयर और 90 बेस पेयर कितना होगा? 100 बेस पेयर। तो अब एडेनिन 10 होगा, थाइमीन 10 होगा, साइटोसिन 90 होगा, ग्वानिन 90 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। तो ज्यादातर आप लोग को ये परसेंटेज वाला पूछा जाता है, और परसेंटेज वाला बड़ा इजी होता है।
लेकिन अगर नंबर के बेसिस पे पूछा जाए और तब जाके आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो साइटोसिन 90 होगा, ग्वानिन 90 होगा और एडेनिन 10 होगा, थाइमिन 10 होगा। तो टोटल ये बनाएंगे 100 बेस पेयर्स। ये सबको समझ आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, चलो अब आप लोग वहां पे हेडिंग कर लेना, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, और डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में लिख लेना द लॉस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर the loss of double stranded structure of DNA to its single stranded structure. The loss of double stranded structure of DNA to its single stranded due to treatment of heat. Treatment of heat is called as DNA denaturation. बच्चों, प्रोटीन डिनेचुरेशन रिवर्सिबल था या प्रोटीन डिनेचुरेशन इरिवर्सिबल था? मैंने आप लोग को प्रोटीन डिनेचुरेशन भी पढ़ाया था, क्या वो रिवर्सिबल था या इरिवर्सिबल था? चलो आप लोग ही बता दो अब, ड्यूरिंग डिनेचुरेशन कौन से बॉन्ड टूटते होंगे अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाए? ड्यूरिंग डिनेचुरेशन व्हिच बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन? हाँ, हाइड्रोजन वेरी गुड, हाइड्रोजन। ड्यूरिंग डिनेचुरेशन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर ब्रोकन। सो डिनेचुरेशन के समय अब आप लोग याद रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। Should I move to the next slide? सर। चलो अब देख लो आप यहाँ में डीएनए डिनेचुरेशन, DNA denaturation is reversible process. DNA denaturation is reversible formation, and the formation of double stranded DNA from denatured single stranded DNA is called as renaturation, या is called as DNA renaturation. It's called as renaturation that occurs only on slow cooling. That occurs only on slow cooling. अब देख लो बच्चों इधर, अगर सपोज मैं मान लूंगा कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। तो अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे मैं यहाँ पे हीट डाल रहा हूँ, तो जब मैं इसमें हीट दूंगा तो बच्चों ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये डिनेचर हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए।
और यहाँ में ये डीएनए जो है दिस वाज हियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे दिस इज डीनेचर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और अब अगर हम लोग इस पे स्लो कूलिंग करेंगे, हम लोग एकदम से ठंडा नहीं करेंगे और कूल करेंगे, बड़ा कूल स्लोली, और इस प्रोसेस को कहते हैं रीनेचुरेशन। और यहाँ में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस मिलेगा। तो अब बच्चों इस डीएनए को हम लोग कहेंगे रीनेचर्ड डीएनए, रीनेचर्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब इस वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और लेकिन इस वक्त जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो लेकिन स्लो कूलिंग मस्ट है। अगर हम डीएनए को हीट करेंगे और डीएनए को हीट करके डिनेचर करेंगे और फिर एकदम से उस टेस्ट ट्यूब पे हम लोग ठंडा पानी डालेंगे तो रिनेचुरेशन नहीं होगा। तो हम लोगों को वो गर्म डीएनए को बिल्कुल स्लोली कूल करना है और फिर जाके पॉसिबल है रिनेचुरेशन। सो इसमें आप लोग लिख सकते हैं द temperature at which half of the DNA half of the double stranded DNA is denatured. Is denatured is called as DNA. Yeah, it's called as melting temperature. और बच्चों इस मेल्टिंग टेम्परेचर को हम लोग शॉर्टली TM से रिप्रेजेंट करते हैं। The temperature at which half of the double stranded DNA is denatured is called as melting temperature, या उसको TM कहते हैं। अगर सपोज इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अगर इसमें से ये डीएनए मानेंगे हम 2 नैनोमीटर का है, या ये मानेंगे हम लोग सपोज 100 एंगस्ट्रॉम लंबा है, तो अगर 100 एंगस्ट्रॉम में से 50 एंगस्ट्रॉम खुल गया लेकिन 50 एंगस्ट्रॉम अभी बंद ही है, डबल स्टैंडर्ड ही है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। जब हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो मेल्ट हो जाएगा, वो डिनेचर्ड हो जाएगा। चलो अब बता दो मुझे, क्या ये सीजी टाइप डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा या एटी टाइप ऑफ डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? कौन सा डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, सीजी टाइप का या एटी टाइप का? सीजी टाइप। सीजी टाइप का, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। वेरी गुड। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसमें ज्यादा होगा। तो अब आप लोग इसमें लिख लेना नेक्स्ट वन, सीजी टाइप डीएनए has more melting temperature than 80 type DNA. And 80 type DNA has hydrogen bonds. As hydrogen bonds are less in 80 type DNA. तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसीलिए हीट ज्यादा यूज होगा। तो इसीलिए सीजी टाइप डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा और 80 टाइप डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। Are you done with this? Yes, sir. So this was regarding the DNA. तो अब बच्चों हम लोगों को नेक्स्ट वाला जो न्यूक्लिक एसिड देखना है, एंड दैट इज द RNA।
या चलो एक आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, उस क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी का एक डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे लिख लो आप, कैलकुलेट the number of phosphoester, phosphodiester and glycosidic bonds in both linear and circular double-stranded DNA. Calculate the number of phosphoester, phosphodiester and glycosidic bonds in both linear and circular double-stranded DNA. या इसमें लिख लेना, calculated both circular and linear, both linear and circular double-stranded DNA of 100 base pairs. Double-stranded DNA of 100 base pairs. चलो बता दो मुझे कितना होगा अगर सर्कुलर भी होगा लीनियर भी होगा। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये समझा देता हूँ, तो आप लोग देखो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ में एक शुगर ले लूं, तो बच्चों ये शुगर जो है, मैं यहाँ से भी एक शुगर का यूनिट ले लूं और मैं यहाँ से भी एक शुगर का सपोज यूनिट ले लूं, और मैं यहाँ पे एक शुगर का यूनिट ले लूं। बच्चों शुगर के साथ क्या क्या अटैच होता है? शुगर के साथ क्या क्या अटैच होता है? एक बेस। क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के सेंटर पे बेस प्रेजेंट होता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पेरिफेरी पे बेस प्रेजेंट होता है? क्या डबल स्ट्रैंडेड के सेंटर पे ये आता है प्रेजेंट या पेरिफेरी पे? सेंटर पे। और जो शुगर और फॉस्फेट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेरिफेरी पे। तो बच्चों आप लोग अगर लास्ट में जो आपको मैंने जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, तो बताया था कि ये फॉस्फेट 3' का ये रिएक्ट करेगा विद द 5' और ये 3' रिएक्ट करेगा विद द 5'। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हम कहेंगे कि एक का 3' और दूसरे का 5' और एक का यहाँ में सपोज 5' और दूसरे का कहेंगे हम 3'। तो अब देख लो बच्चों, अगर आप लोगों को याद होगा, कहा था मैंने आप लोगों को इस डीएनए का यहाँ में फॉस्फेट रहता है अटैच, तो मैं यहाँ पे कहूंगा 5' फॉस्फेट और यहाँ पे इसका 5' फॉस्फेट इधर होगा, तो मैं लिखूंगा इधर 5' फॉस्फेट। और अब आप लोगों को याद है कि नंबर जो है वो ऑपोजिट होता है और यहाँ से 3' होगा और बच्चों इधर से भी 3' होगा। और अब इन दोनों के बीच में यहाँ बेस पेयर बनेगा, इनके दो बीच में 2 और इनके बीच में 3 और इनके बीच में 2 बनेगा। जरा आप लोग लास्ट वाला जो मैंने आप लोगों को एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बताया था और यहाँ में दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आया, अब बताओ ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा जो बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स होता है? अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है इधर बच्चों और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जरा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बताया था?
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड था? Phosphoesters. ना ना ना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बच्चों जो 5 डैश और पी के बीच में जो बॉन्ड होता था, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब बता दो, जो शुगर और बेस के बीच में होता है वो कौन सा बॉन्ड था? Glycosidic. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो बेस और बेस के बीच में होता है, जरा वो बता दो, वो कौन सा बॉन्ड था? Hydrogen. हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देख लो आप इधर में, ये हम लोग कहेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये वाला वी कैन नेम इट एज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और अब अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखेंगे, जरा आप लोग ही बता दो ये कितने बेस पेयर का बना है? जरा ये कितने बेस पेयर का बना है, खुद ही बता दो आप लोग। अरे बेस 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 पेयर, बेस 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 पेयर, बेस बेस, 3 बेस पेयर का है ना? Yes, तो sir. अब बच्चों बता दो मुझे, अगर मैं इसका एक स्ट्रैंड ये कर लूं, जरा एक स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? एक स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 3। और दूसरे में कितने हैं? 3। तो एक 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 स्ट्रैंड में 3 न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2 ही है और एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिल्कुल बराबर है, जितने न्यूक्लियोटाइड है उतने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। लेकिन ये डीएनए, क्या आप लोगों को लग रहा है लीनियर डीएनए है या आपको लग रहा है ये सर्कुलर डीएनए? लीनियर डीएनए, क्योंकि इसके एंड्स हैं, 5 डैश एंड है और 3 डैश एंड है। अब देख लो, अगर ये 5 डैश जो है इधर में, ये 5 डैश आएगा और ये इस 3 डैश के साथ लिंक होगा, और ये 5 डैश होगा और ये 3 डैश के साथ लिंक होगा। क्या ये सर्कुलर डीएनए बनेगा अब या लीनियर डीएनए बनेगा? सर्कुलर डीएनए बनेगा। तो सर्कुलर डीएनए में अब ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मींस सर्कुलर डीएनए में नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट लीनियर डीएनए में नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो इसमें आप लोग लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट इन अ Sir, last side दिखाइए. क्लियर? हो गया? Yes, sir. अब बताओ मुझे, आप लोग यहाँ में, अगर मैं इधर में कंसिडर कर लूं, चलो मैं पहले लूंगा यहाँ में 100 बेस पे, मैं यहाँ पे लूंगा लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ 100 बेस पेयर्स, और मैं यहाँ में लूंगा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ 100 बेस पेयर। और बच्चों बता दो मुझे यहाँ में, each strand
each strand has, जरा कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बता दो पहले। चलो each strand has फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कितना? each strand में कितना 5' एंड होगा? each strand में बता दो कितना 5' एंड होगा? एक ही होगा ना, एक ये वाला, एक ये वाला। अब बता दो बच्चों 5' एंड पे ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब बता दो ईच स्ट्रैंड में कितना फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होगा? 1 होगा, है ना? तो अब बता दो मुझे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना है इसमें? 3 न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2 ही है। अब बता दो बच्चों अगर 100 बेस पेयर है तो कितना होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो मींस 99 होगा। जरा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या लेस होता है टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड? इक्वल होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 100 होता है, क्योंकि जितना बेस न्यूक्लियोटाइड था उतना बेसिस है। तो बच्चों देखो इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2 3, तो जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना बेसिस भी होगा, और जितना बेसिस होगा उतना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे। तो ये इसमें आंसर होगा कि ईच स्ट्रैंड, अगर दोनों स्ट्रैंड का पूछा जाए तो 2, अगर दोनों स्ट्रैंड का पूछा जाए 198, अगर दोनों स्ट्रैंड का पूछा जाएगा 100, तो लेकिन अगर एक ही स्ट्रैंड का पूछा जाए 199 और 100। अब जरा यहाँ में बता दो मुझे इस सर्कुलर डीएनए में ईच स्ट्रैंड हैज, जरा कितने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड्स होंगे? दो होगा ना? हाँ हाँ, क्या सर्कुलर डीएनए में एंड होगा कोई? नो सर। नहीं होगा। तो अगर एंड ही नहीं होगा तो क्या कोई फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होगा? नो सर। नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है कि ये होगा 0, और अब बताओ वहां में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा? 100। 100 होगा बराबर, जितना न्यूक्लियोटाइड होता है और उतना फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होगा। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितना होगा? जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना क्या होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, तो 100 होगा। बिकॉज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मीन शुगर और बेस के बीच में, और जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने बेसेस होंगे, और जितने बेसेस होंगे उतने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होंगे। तो 100 इसमें भी होगा, 100 इसमें भी होगा। और इधर में लिख लेना आप नंबर ऑफ glycosidic bonds in a double-stranded DNA are equal to the number of nucleotides. तो इसमें लिख लेना each strand of linear double-stranded DNA has one phosphodiester bond, less than the total number of nucleotides. और यहाँ पे लिख लेना each strand of circular double-stranded DNA has equal number of phosphodiester bonds, या has phosphodiester bonds,
phosphodiester bonds equal to the number of total nucleotides. क्लियर? तो अब आपको जो भी मर्जी दे, 1000 दे, 2000 बताए, 3000 बताए, जरा अब बता दो मुझे, अगर मैं आपसे कहूँ 1000 बेस पेयर का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जरा बच्चों कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा ईच स्ट्रैंड में? 1000 ही होगा। अगर मैं टोटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर बता दूं तो कितना होगा? 1000 प्लस 1000 होगा 2000। और अगर मैं यहाँ पे लीनियर कहता और कहता एक स्ट्रैंड के अंदर कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा तो कितना होगा? 1. ना फॉस्फोडाइस्टर 1000 minus 1. 1000 minus 1, वेरी गुड, 999 होगा। और 999 अगर दोनों स्ट्रैंड का पूछा जाए तो 999 into 2। तो इस तरह से कोई सा भी डीएनए, ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको चांसेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आने से, तो बायोमॉलिक्यूल में हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से डेफिनेटली पूछेगा। तो आप लोगों को एक जगह सीखना होता है, यहाँ या वहाँ, तो बट याद तो रखना ही पड़ेगा। तो दिस वाज रिगार्डिंग द वन डायग्राम व्हिच इज इन द एनसीईआरटी। तो उससे आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो अब आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे लिख के रख लेना कि प्रोकैरियोटिक या क्लोरोप्लास्ट, और या लिख लेना है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो बच्चों डीएनए जो है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। और यहाँ पे लिख लेना लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए is present in the nucleus of eukaryotes। बच्चों यूकारियोट में क्या सर्कुलर डीएनए है या नहीं है? क्या यूकारियोट में सर्कुलर डीएनए है या नहीं है? Yes, sir. है। तो कहाँ में है? कहाँ में है? क्लोरोप्लास्ट में, और कहाँ में? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिकॉज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यूकारियोट्स में होता है, यूकारियोटिक सेल में, तो इसीलिए मैंने यहाँ न्यूक्लियस लिखा। तो दैट मीन्स जो न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकारियोट है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन जो ऑर्गेनल डीएनए है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट हियर दैट इज जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए मत लिख लो, दैट इज न्यूक्लियर डीएनए लिखो। दैट इज न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकारियोट्स is linear and double stranded, but their organelle DNA मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया is circular and double stranded।
तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है न्यूक्लिक एसिड, यू राइट देयर आरएनए, और आरएनए को हम लोग कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या अब हमारे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में लीनियर डीएनए होता है या सर्कुलर डीएनए होता है? क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन हम लोगों का न्यूक्लियस में होगा। तो देखो इसमें आरएनए में इट इज पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। Polyribonucleotide in which ribonucleotides are connected with by 3' 5' phosphodiester bond. तो सेम होगा जो मैंने आप लोगों को डीएनए का डायग्राम दिखाया था, ये वाला जहां मैंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताया, लेकिन डीएनए में मैंने आप लोगों को इधर में डीऑक्सीराइबोज दिखाया था, शुगर। तो लेकिन बच्चों आरएनए में आप लोगों को याद रखना है कि वहां में राइबो शुगर होगा बस, तो बाकी बॉन्ड वैसे ही बनेगा और थाइमीन की जगह में यूरासिल होगा, तो लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को दोबारा नहीं सिखाऊंगा। सो बस ये याद रखना, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड था और इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। और इधर में लिख लेना आप आरएनए इज जनरली single stranded. RNA is generally single stranded, thus it will not follow. Thus it will not follow Chargaff's rule. So देखो इसमें sometimes RNA forms double stranded structure that is called as hairpin loop structure. That is called as hairpin loop structure. अब देख लो बच्चों hairpin loop structure कैसे बनेगा। अगर सपोज मैं कहूंगा ये यहाँ में एक आरएनए स्ट्रैंड है, और बच्चों ये आरएनए स्ट्रैंड जो है इसमें यहाँ में एडेनिन है, इसमें यहाँ एडेनिन है, और यहाँ पे मानेंगे थाइमीन है, और यहाँ में इसका साइटोसिन है, यहाँ में इसका ग्वानिन है, और यहाँ में इसका सपोज ग्वानिन है, और यहाँ में मानेंगे साइटोसिन है। फिर इधर मानेंगे हम थाइमीन है, इधर मानेंगे एडेनिन है, और यहाँ मानेंगे एडेनाइन है, और यहाँ मानेंगे थाइनाइन। तो ये जो आरएनए का स्ट्रैंड आपको लग रहा है, एंड दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और हम लोग कहेंगे कि ये वाला एंड जो है दिस इज इट्स 5' एंड, और ये वाला एंड जो है कहेंगे हम 3' एंड। तो अब देखो इधर में ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना सकता है, और उस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर, और वो हेयरपिन लूप जैसा स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे रहता है। तो अब देख लो आप इधर इस 5' एंड पे, तो 5' एंड पे राइबोसोम में यूरासिल है ना यार। हाँ चलो गुड। तो आप लोग यहाँ में यूरासिल दे दो,
और यहाँ हमें यूरासिल लेना है। यूरासिल हाँ। तो अब यहाँ में देख लो बच्चों, इधर में एडेनाइन था और यहाँ में एडेनाइन था और यहाँ में साइटोसिन है और यहाँ में ग्वानिन है और यहाँ में यूरासिल है और यहाँ में एडेनाइन। और अब देखो इस जगह से 3' एंड से यू था और जी था, सी है तो बच्चों ए है और इधर में यू है। अब अगर ए को मिलेगा सपोज यू और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सकता है, सी जहां मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा। तो इन आरएनए तो आप लोग याद रख लेना कि ए जो है वो पेयर करता है यू के साथ। तो अब देखो मानेंगे हम जो ये वाला पार्ट जो था इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पॉसिबल नहीं था और इसमें खाली साइटोसिन था। तो बच्चों यहाँ वाले पार्ट में मानेंगे हम साइटोसिन। तो इसलिए उसमें बेस पेयरिंग हो ही नहीं पाया। तो अब ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है आरएनए का, इसको हम लोग कहते हैं हेयर पिन। तो जैसे जो लड़कियां हेयर में लगाते हैं हेयर पिन, तो वैसे ही कुछ इसका हेयर पिन जैसा लूप जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसीलिए इसका हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर कहते हैं अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर? जैसे अगर मैं यहाँ में मेरे पास सपोज ये वायर है और बच्चों इस वायर को मैं यहाँ पे स्ट्रेट रख लूं, तो अब मैं इस वायर को यहाँ पे ऐसे रख लूं तो लूप जैसा बनता है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करते जाऊं तो डबल स्टैंडर्ड बनेगा और प्लस लूप रहेगा, और जितना मैंने प्रेस करके रखा डबल स्टैंडर्ड बना, और लेकिन जितना मैंने प्रेस नहीं किया वो लूप बना। तो दैट मीन्स यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डबल स्टैंडर्ड बन रहा है, लेकिन जहां में पॉसिबल नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो वहां में लूप जैसा रहता है। स्ट्रक्चर को हम लोग हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। सर यहाँ पर सी ये क्या है? सी मतलब साइटोसिन मतलब जो ये टुकड़ा जो था डीएनए का आरएनए का, इसमें क्या है सी। तो क्या सी और सी के बेस में बेस पेयरिंग होगा? क्या सी और सी के बीच में बेस पेयरिंग नहीं? तो इसीलिए यहाँ में बेस पेयरिंग हुआ ही नहीं, तो ये लूप जैसा रहा। और लेकिन इन यहाँ में बेस पेयरिंग पॉसिबल था, तो इसीलिए यहाँ में हम लोग इसको आर्म कहते हैं और इसको फिर लूप कहते हैं, और इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। अब जब भी हाँ जी, ए भी हो सकता है क्या? हाँ ए भी हो सकता है, या आप यहाँ में सी यहाँ में ए लगा देना। तो अगर यहाँ में हम ए लगा देंगे तो फिर इनके बीच में बेस पेयरिंग ही नहीं होगा। तो मतलब ये आपको समझाने के लिए मैंने खाली क्या कर दिया सी। आप लोग इसमें जी करके भी लिख सकते हैं, यू करके भी लिख सकते हैं। आपको ऐसे अरेंज करना है कि बेस जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इसमें आप लोग लिख लेना नीचे इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए ए pairs with U by 2 hydrogen bonds. By 2 hydrogen bonds. And now you put a heading there and write types of RNA. तो बच्चों ये RNA जो है it will be of 2 types and one is called as genetic RNA और यहाँ में आप लोग लिख सकते हैं नॉन जेनेटिक RNA।
इधर में लिख सकते हैं here RNA acts as genetic material. here में लिख लेना here RNA performs some other functions. जरा कहा मैंने आप लोगों को बताया था आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है? रियो वायरस और कहाँ बताया था? TMB टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो बच्चों यहाँ में जो टाइप ऑफ आरएनए होगा एक को हम लोग कहते हैं आरआरएनए और एक को हम लोग कहते हैं सपोज टीआरएनए और एक को हम लोग कहते हैं एमआरएनए। तो अब इन तीन का थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए और ज्यादातर ये आप अच्छी तरीके से इनको सीखोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्योंकि ये मतलब आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपको एकदम तब समझ आएगा जब ये तीनों समझ गए होंगे आप। अगर ये तीनों समझ नहीं गए होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कभी भी आप समझ नहीं पाएंगे। सो मैं भी थोड़ा सा सिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन मैं ज्यादा डीप नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं ज्यादा डीप जाऊंगा तो मुझे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाना पड़ेगा। तो और बाकी इनके बारे में क्या याद रखना है आप लोगों को वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। क्या किसी बच्चे का डाउट है कोई? Should I end the meeting? Yes, sir. चलो ठीक है।